वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम जो आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं हर इतवार की सुबह ARYQ TV पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं ऐसे मौज़ूआत पर जो आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके घर से, आपके माशरे से रिलेटेड हो, ताकि जब हम गुफ्तगू यहाँ कर रहे हो आप वहाँ बैठे कुछ सीखें और कुछ चीज़ें अपने अंदर इख्तियार करने की कोशिश करें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ख़ास मेहमानों ने, यकीन हमारे काबिल कदर मेहमान, हमारे बहुत अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यकीन आपकी जानी पहचानी इस्लामिक स्कॉलर नूर सबा शरफ़ी साहिबा साथ ही मौजूद है हमारे साथ आपकी जानी पहचानी स्कॉलर, यकीन आप इन्हें भी जानते हैं, आयशा बिलाल साहब, और साथ ही हमारी तीसरी मेहमान सनाखा, यकीन आप इनको सुनते रहे हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बतों से नवाजते हैं, सादिया मासूमी। यकीनन ये सिलसिला है मासूमी आपका, और उससे नाम आपका मासूमी भी है, जो अभी भी शायद आपके व्यूवर्स बहुत कम ही जानते होंगे माशाल्लाह कि ये सिलसिला जारी है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूमी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला। अच्छा, बात आज हम कर रहे हैं सफ़र के हवाले से और तवहुमात के हवाले से। तो ठीक है, हम वहम में हैं किसी, इसका कोई नुकसान है, क्या है? देखिए, ये एक तरह से नफ्सियाती रूहानी मर्ज है और इसका शिकार अफराद मरीज हो जाते हैं नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर। वो लायानी चीज़ों को हकीकत का रूप देते हैं और हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं होता, जिसके बारे में कुरान करीम की सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वहम और गुमान हक के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं रखते। कुछ लोग जो हैं वो शख्सियत परस्ती का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को बहुत बुलंद और बरतर तस्वुर करना शुरू कर देते हैं। बाज लोग जो है वो बीमारी के मुतालिक जो है मुख्तलिफ वहमों का शिकार हो जाते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, कुछ बार बार जो है वो तहारत लेने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनका बहुत वक्त ज़ाया होता है और इसमें उनके बहुत से पैसे इलाज मुआवजे में खर्च होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो गायब चीज़ों के बारे में बताते हैं, हालांकि अल्लाह ताला सूरह जिन में कहता है कि वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। तो अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा आलिमुल गैब है। तो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इसमें जो है वो अपना बहुत सा वक्त वो ज़ाया कर देते हैं और बाज़ औक़ात शैतानी अफ़ाल का भी शिकार हो जाते हैं और ऐसे तावीज़ गंडे कराना शुरू कर देते हैं। लोग उन्हें तरह तरह के मशवरे देते हैं और वो हक से दूर चले जाते हैं। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि खुद कुरान करीम का बयान किया हुआ वो सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और तू अपने अज़ीमुश्शान परवरदिगार की तस्बीह कर, यानी जब अल्लाह के जिक्र के करीब हो जाओगे तो सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी, तमाम वाहम में और तमाम अहम परस्ती जो है वो दूर चली जाएगी और आप आगोश रहमत में आ जाएंगे। बेशक नाज़रीन, और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हम गैब को नहीं जानते, हमारी वो ना तो नज़र है और ना ही हमारी कहते हैं ना बसीरत बसारत, कुछ मेरे रब ने अता नहीं फरमाया। ये वो खास बंदे हैं जिनको हम नबी और रसूल कहते हैं, वो मेरे रब के महबूब बंदे हैं, उनको चुन लिया मेरे रब ने और उन पर गैब के कुछ राज जो है वो अफशा कर दिए। हम सोच भी नहीं सकते और हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें आता हो, हम अपने अमाल ही दुरुस्त कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। आयशा, आपकी जानिब आऊँगी, इसी महीने के हवाले से एक सवाल पूछा गया है तो वो मुझे बता दें, क्योंकि इंशाल्लाह इसके बाद ये सेगमेंट इसका अख्ताम हो जाएगा तो मज़ीद बात नहीं हो पाएगी। आखिरी बुत को भी कुछ अहमियत दी जाती है, कुछ सफ़र के हवाले से कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों में ये पाई जाती है बात कि वो कहते हैं कि आखिरी जो बुध था उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था, बीमारी से शिफायाब हुए थे और घास पे चलना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात होते हैं वो दुकान मतलब शॉप्स वगैरह पर नहीं जाते हैं, अपने काम काज को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं उस दिन काम काज नहीं करना चाहिए। अच्छा। और मिठाइयाँ बाकायदा मिठाई तकसीम की जाती है काम ना करने की खुशी में। अच्छा सही, काम ना करने की खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं। आखिरी बुध को वो बाकायदा मनाते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि भाई बस ये नहस महीना जो है वो जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से शिफायाब हुए थे। अपनी तरफ से बातें गढ़ गढ़ के जो है वो लोग आपस में किया करते हैं। इस बात को जहन में रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि जिसने मुझसे ऐसी बात मंसूब की जो कि मैंने नहीं कही है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए कि ये जो आखिरी बुध के बारे में कहा जाता है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया या इस तरह की बातें, तो इन तमाम चीज़ों का तर्क करना वाजिब है। बेशक बेशक वाजिब है, ज़रूरी है, इसको मुआशरे से निकालना चाहिए इन तमाम बातों को, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि ये जो बदशुगूनी है वो शिर्क है। और ये इस वजह से होता है कि ये जब अल्लाह ताला से जो तवक्कुल आपका उठता है तब जाके ये बदशुगूनी हुआ करती है। और अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया है कि बहुत से गुमानों से बचो कि बहुत से गुमान जो है वो गुनाह भी होते हैं। तो इसलिए इस तरह के गुमान करना, इस तरह के वहम करना कि भाई बुत को जो है मिठाई तकसीम करेंगे तो आज़ाद हो गए,
बलाएं और टल गईं। और सही। बाज तो यहाँ तक लिखा गया है कुतुब कसीरा में कि भाई ये 1,80,000 जो है वो बलाएं उतरा करती अच्छा। हैं और फलाना हुआ था, और इस तरह की कोई हकीकत ठीक है, नहीं है इस्लाम ठीक है, में। सही है। इस्लाम जो आपको वाज़े तौर पर, इस्लाम बहुत आसान है और अल्लाह पाक हमें वही अता फरमाता है जो हमारे आमाल हम करते हैं उनका बदला अता फरमाता है, और जो अल्लाह देना चाहता है, चाहे वो इज्जत दे चाहे वो जिल्लत दे, वो अल्लाह की देने वाली जात मेरे रब की है। बेशक नाज़रीन, इस महीने में हमारे जितने ये तसव्वुरात होते हैं कि फला काम हो जाता है, ये बुरा हो जाएगा, ये रुक जाएगा, यकीनन आप महीने से कुछ क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ हासिल करना है, किसी चीज से बचना है तो मांगने के लिए, और किसी चीज से बचने के लिए एक ही बारगाह है, एक ही दरबार है, और वो सिर्फ दरबार मेरे रब का है, वही बारगाह है, वहीं पर हाथ उठाना है, वही मांगना है। जब आप दूसरों को झंझोड़ना, दूसरी चीज़ों को जो किसी हकीकत से वाबस्ता भी नहीं है, उनसे बाहर आएंगे तो फिर आप ईमान के इस दायरे में बहुत गहराई के साथ अंदर दाखिल होते जाएंगे, और फिर आप ईमान के नूर से अपने दिल को मुनव्वर, अपनी रूह को मुनव्वर महसूस करेंगे। वरना ये नामुमकिन सी बात है। आप मुसलमान ज़रूर है, कलमा ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों से बचना भी आपका फ़र्ज़, और बचने के बाद दूसरों में इन बातों की तलकीन करना भी आपका फ़र्ज़ है। बेशक नाज़रीन, ये सेगमेंट यहीं ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया नूर सबा साहिबा, और बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आप दोनों की आमद का। आप दोनों की आमद से यकीन हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। इख्तिताम सादिया मासूमी साहिबा आपकी खूबसूरत आवाज़ और कलाम के साथ करेंगे। और एक और बात मैं बता दूं हमारे नाज़रीन को, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, तो अगर आप कुछ पूछना चाहें तो इंशाल्लाह वो ब्रेक के बाद डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुम पे
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम जो आप मुलाहिजा फरमाते हैं हर इतवार की सुबह। और इस प्रोग्राम में बात होती है उन तमाम मौज़ूआत पर, मुलाकात होती है आपके उन तमाम मेहमानों से कि जिनका ताल्लुक आपसे होता है। आपके सवालात के जवाब वो दिया करते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा हमारा हेल्थ सेगमेंट भी हुआ करता है, तो अब उसी सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक बहुत ख़ास मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इससे कबल आपको ये बता दूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम में फेसबुक के जरिए, तो फेसबुक पेज सुबह खैर QTV लाइक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ईमेल के जरिए subahbakhair@ryqtv.tv पर आप मेल भी कर सकते हैं। और अगर लेटर भेजना चाहते हैं तो इंशाल्लाह एड्रेस लास्ट में बताया जाएगा। और कॉल के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर इंशाल्लाह होंगे। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन करें एक ऐसे डॉक्टर कि जिनसे आप जितने चाहें सवाल कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन मौसम की तब्दीली के साथ इस डिपार्टमेंट में अक्सर लोग मुख्तलिफ शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं कि नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, आंखों का कोई मसला हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, नाक में दर्द रहता है, नक्सीर फूट जाती है, मुख्तलिफ मसाइल। अगर मैं कहूँ वो तमाम मसले आप आज पूछ सकते हैं, तो यकीनन हम जानते हैं वो कोई ENT स्पेशलिस्ट ही हो सकता है जो हमारे हर मसले को और इससे भी ज़्यादा कई और मसाइल पर रोशनी डाले और हमें बताएं कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्या दवा खाएं, क्या दवा ना खाएं। तो यकीनन उसके लिए आज हमने एक ऐसे ही डॉक्टर को बुलाया है जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि लेज़र और कैमरा सर्जरी के पायनियर भी हैं। इसके अलावा कान के बहरेपन की अगर बात की जाए तो इसका इलाज जदीद लेज़र के साथ किए जाने वाले एक ऐसे पायनियर, एक ऐसे डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद मैं ये करती हूँ, तवक्कुआत मेरी यही है कि इनकी मौजूदगी से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर में पहली मरतबा हमारे डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद, खैरियत से हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का आपको वेलकम करते हैं आपके प्रोग्राम में, जहां हमारे नाज़रीन मुख्तलिफ सवालात किया करते हैं। और क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं तो यकीनन आपसे बहुत से सवालात होंगे। कुछ सवालात अभी से हमारे पास फेसबुक पर आने शुरू हो गए, इंशाल्लाह बाकी हमारे कॉलर्स करेंगे। और पहली कॉल आ चुकी है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से रुबीना बात कर रही हूँ। रुबीना साहबा खुश आमदीद। क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहेंगी? ये गले में जो गदूद हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, इनसे कुछ पूछेंगे, कोई हिस्ट्री लेंगे आप? क्या गले में गदूद जो बाहर की जानिब है या आप टॉन्सिल की तरफ आपका इशारा है? अंदर टॉन्सिल्स के। टॉन्सिल, ठीक है जी, आपको ऑनर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच रुबीना साहबा फॉर योर कॉल। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, टॉन्सिल्स गदूद हैं, लिम्फेटिक टिश्यू का एक हिस्सा है और ये साइड में होते हैं। इसे कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स हर एक के होते हैं। ठीक। अगर बच्चों के टॉन्सिल्स बहुत बड़े हों, आपस में ज्वाइन कर रहे हो, एक दूसरे से टच कर रहे हो, तो उस सूरत में बच्चे खाना वाना कम कर देते हैं, खाते नहीं है, मुंह में निगलते नहीं है, मुंह में खाना रखेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, उनकी सेहत सही नहीं रहती, बढ़ते नहीं है, उनका कद नहीं बढ़ता और वो कमज़ोर रह जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो गदूद जो हैं टॉन्सिल्स की मानिंद नाक के पीछे होते हैं, जिसे हम एडिनोइड कहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत से लोग ज़बान के पीछे भी 4 ऐसे लिम्फॉइड टिश्यू का एक्यूमुलेशन है जिसे हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। सही। और उनको देखकर भी बाज़ लोग परेशान होते हैं कि मेरे ज़बान के पिछले हिस्से में उभार है। ये जो उभार है, ये तमाम टॉन्सिल्स का काम मुदाफ़ियत के लिए है। अगर ये मुदाफ़ियत ना करें, जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगे, तो फिर इन्हें निकाला जाता है। ठीक। अगर पैलेटाइन टॉन्सिल्स की बात करूं, ये वही टॉन्सिल्स हैं जो आम टॉन्सिल्स कहलाते हैं। तो ये अगर बार बार गले आ रहे हों और बच्चों के स्कूल मिस हो रहे हों, बाहर के गदूद जो है गर्दन की तरफ नुमाया हो जाए, या बच्चों के ASO टाइटर बढ़ जाए, या जोड़ों में दर्द होने लगे, तो ऐसे का ऑपरेशन किया जाता है। मामूली सा ऑपरेशन है, बहुत सोहल ऑपरेशन है और ये करवा लेना चाहिए। वो जो गदूद नाक के पिछले की जानिब होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से कॉलर को ले लें, फिर इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर फसी से बात करनी थी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम अरशद है, मेरा बच्चा था मुगीज। आपका ऑपरेशन 2 साल पहले उसका पॉलिप का कराया था। जी मुगीज का। जी, आपको याद होगा, फोटो भी खिंचवाया था आपने, स्पेशल चाइल्ड था वो। सही। तो अब उसको फिर पॉलिप हो गया, आप क्या करें? अब बात यह है कि पॉलिप्स जो होते हैं, इसके बारे में आपको आगाही दूं कि जब भी नेजल पॉलिप्स वगैरह होते हैं, ये पॉलिप्स एक एलर्जिक कंडीशन है जो बार बार हो जाती है। और ये जैसे इब्तिदा में आपको इंट्रोडक्शन में प्रोग्राम बताया कि ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें पॉलिप बहुत जल्दी रूनुमा होते हैं, क्योंकि नज़ले का मौसम है ये। ऐसे लोग जिनका पॉलिप का ऑपरेशन हुआ है, या ऐसे लोग
जो पॉलिप का के रुझान है, उनमें नज़ला रहता है बहुत ज़्यादा, तो उनमें पॉलिप बनने का बहुत रुझान है। तो ऐसों को इस मौसम में एंटी एलर्जिक लेनी चाहिए। और मुगीस का क्योंकि सर्जरी की है और अगर इन्होंने नहीं दिखाया तो इनको इस मौसम में दिखा दें। अगर वो पॉलिप इतने नहीं बढ़े तो शेवर से आउट पेशेंट में पॉलिप उठा लिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। और अगर यह इब्तदा है तो इसको दवाओं से कंट्रोल इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अरशद साहब, आपको जवाब मिल गया होगा होपफुली। और नाज़रीन, आपके जो सवालात आ रहे हैं इंशाल्लाह वो भी डॉक्टर साहब से हम शेयर करते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे रुबीना साहिबा के हवाले से टॉन्सिल्स पर, उस पर मजीद आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर मैं कह रहा था टॉन्सिल्स की तरह गुदूद होती है नाक के पीछे, जहाँ नाक खुलती है उसे कहते हैं एडिनॉइड। एडिनॉइड की वजह से मुंह खुला रहता है क्योंकि बच्चे सोते हैं बेचैन होते हैं, लोटते पोड़ते रहते हैं, स्नोरिंग करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं और नींद उनकी पूरी नहीं होती है। ऐसे बच्चे जो इस तरह सोएं, बेचैन सोएं, तो इसका अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसे बच्चों को कोई एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है सांस लेने में। और आमतौर पे रुकावट होती है एडिनॉइड्स के बढ़ जाने से। ऐसे एडिनॉइड्स की वजह से कान में भी दर्द होता है, बच्चों को आवाज़ और सुनते नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं देते। आप समझते हैं बच्चा खेल में, लेकिन उसको थोड़ा कम सुनाई देने लगता है। ठीक है जी। अच्छा, और ऐसे हालात में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एंटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो बेहतर अंदाज में प्रोफेशनल वे में मेडिकली बता सकते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है। एक छोटे से ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी आर जस्ट कमिंग बैक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ आपके अपने प्रोग्राम सुबह खैर में, जो आप देख रहे हैं युसरा खान के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, और उनसे बात हो रही है हमारे तमाम उन अमराज के हवाले से जो ENT सेक्शन में आते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। जी सलीम साहब, खुश आमदीद कहती हूँ। आपको टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें, कहिए क्या कहेंगे? जी, क्या पूछेंगे? कान में शोर की आवाज़ तकरीबन 2 साल से है। शोर की आवाज़? शोर की आवाज़ रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? ये चक्कर तो नहीं आते हैं? आपको चक्कर आते हैं? चक्कर नहीं आते, शोर की आवाज़ रहती है और ये तकरीबन 2 साल है और सर्दियों में ये ज़रा सिलसिला बढ़ जाता है। ठीक है जी। देखिए, कान में शोर के असबाब का तो ये बताऊं कि कान का काम है सुनाई देना। सही। अच्छा, कान के अंदरूनी कान में सेल्स हैं, खुलिये हैं, जिनके स्टिमुलेट होने से मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है। ठीक है। अगर वही खुलिये अपने आप कोई ऐसे मैसेज भेजें जैसे आँख फड़कती है, तो अपने आप जो है आँख फड़कती है विदाउट कंट्रोल, तो विदाउट कंट्रोल, विदाउट एनी रीज़न अगर उन खुलियों में कोई ऐसी मैसेज जाए बिला वजह का, तो वो कान में आवाज़ और शोर और तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या करेंगे डॉक्टर साहब, आप रिकमेंड क्या करें वो? देखिए, इसमें इनका मुआयना होना चाहिए। अगर इनका सुनाई देना कम हो रहा है तो उस हिसाब से ऐसे शोर को कम करने के लिए बाज़ आला लगा दें तो शोर कम हो जाता है। बाज़ ज़ुकाम और बाज़ इवन कान में आवाज़ें आने लगती हैं इवन वैक्स की वजह से या कान के पर्दे के पीछे नेगेटिव प्रेशर की वजह से, मनफी प्रेशर की वजह से। तो ये अपने नज़दीक में अच्छे ENT सर्जन से मुआयना करवाइएगा। इनसे गुजारिश है कि दिखा कर फिर उसके साथ इलाज करवाएं। सही है जी, उम्मीद है सलीम साहब आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास फेसबुक पर एक क्वेश्चन आया है इरहम का। इरहम कहती हैं कि फ्लू के हवाले से बता दें, बहुत लॉन्ग टर्म पे फ्लू रहता है, छींकें शुरू हो जाती हैं लगातार नॉन स्टॉप, 10-15 खांसी होती है, तो मैं क्या करूं और क्या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल हैं ताकि आई कैन गेट रिड ऑफ इट? वेल, एंड थिंक फ्लू को आपने मंसूब कर दिया अपने प्रोलॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग नज़ले से। जी जी। अच्छा, फ्लू को आमतौर पे जो हम लोग इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, फ्लू में दर्द होता है, नज़ला होता है अचानक और बुखार की कैफियत होती है, जिस्म टूटा रहता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसे फ्लू कह रहे हैं। लेकिन जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मुस्तकिल नज़ला रहता है, छींकें आती हैं, नाक बहती रहती है, तंग आ चुकी हैं आप इससे, तो आपको ये एक एलर्जिक कंडीशन है नाक की, और इसकी वजह से आपका ये कंटिन्यूएशन में जो है मुसलसल एक जो आपके ये नज़ला है, इसका इलाज करने के लिए आपका मुआयना और साथ ही में आपके एंडोस्कोप से, कैमरे से, आजकल हम कैमरा सर्जरी और कैमरे का मुआयना करते हैं आउट पेशेंट में भी,
तो उससे हमें छुपे हुए पॉलिप्स या नज़ले के वो ख़राब असरात जो नाक के अंदर होते हैं, जिसकी सूज को उसमें सख्ती हो जाए उस सूज में, तो उसे हम पॉलिप कहते हैं। तो उस पॉलिप के अगर उभार शुरू हो गया है तो फिर उसको दवा उसकी मुख्तलिफ होती है। अगर पॉलिप बन गए और सख्ती आ गई और बेहिस हो गए और नाक में रुकावट कर रहे हैं तो इसका इलाज फिर लेज़र और एंडोस्कोप से होता है। तो ये आपका एक्सरे भी होगा और हो सकता है आपका कैमरे के मुआयने के बाद सीटी स्कैन के साथ आपके जो है इसका मुकम्मल निजात चाहती हैं तो इसके एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसे हम कहते हैं फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये सर्जरी लाभ सर्जरी का इसमें काटते नहीं है, एक्चुअली एडवांस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें बगैर काटे हम ऑपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, बेहतरीन। तो उम्मीद है हमारी जो फेसबुक व्यूवर थी उनको जवाब मिल गया होगा। आपको ज़रूरी है एंटी स्पेशलिस्ट के पास जाना ताकि मसला स्टार्ट में ही सॉल्व हो जाए, आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है उसमें दाखिल ना हो। एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। खुश आमदीद कहती हूँ। क्या पूछेंगी? जी, डॉक्टर साहब से सवाल था। मेरी बच्ची भी जो है उसकी एज इस वक्त 26 साल है। ठीक है। तो उसको भी बचपन से यही प्रॉब्लम था कि वो मुंह खोल के सांस लेती थी और आधी आंखें भी खुली रहती थी सोते वक्त भी उसकी। तो कानों में बचपन से उसके पस भी निकलती थी, लेकिन उसके एंटीबायोटिक वगैरह दी तो वो ठीक हो गई थी। सही। लेकिन अब तक इसको ये जो सांस का प्रॉब्लम है वो होता है। नाक में उसके या गदूद है या क्या मसला है। तो डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या इस एज में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ये ट्रीटमेंट जो इन्होंने सर्जरी बताई है लेजर से, सही, तो इसके बाद जो है ये दोबारा भी हो सकता है, ये गदूद जो भी बढ़े हुए या हड्डी वगैरह। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेना चाहेंगे हम? अच्छा, नाक से इनके बहुत ज्यादा छींकें तो नहीं आती? छींकें तो नहीं आती है डॉक्टर साहब। एलर्जिक जब होती है ना तो मतलब सीजन चेंज होता है तो होती है। कभी एक्सरे वगैरह हुए थे? मुझे चूंकि अस्थमा है, कोई 16-18 साल से मुझे खुद भी है, मेरी एज जो है 52 है। तो ये क्या मतलब ये बच्ची का जो है ये अस्थमा में भी चेंज हो सकता है, एलर्जिक अस्थमा में? ठीक है। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है बच्ची का? जी, एक्सीडेंट हुआ है कभी कोई? एक्सरे हुआ है? एक दफा बच्ची वैसे गिरी थी तो उसका सामने वाला दांत जो है वो टूट गया। अच्छा, एक्सरे करवाया कभी नाक का? नहीं। ठीक है, ठीक है। आपको ऑनर जवाब देंगे तफसीली तौर पर। आपके जितने सवालात हैं वो हमारे पास हैं, तमाम डिटेल्स हमारे पास हैं। लेकिन एक और चीज़ हमारे पास है, वो है ब्रेक। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह नाज़रीन हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, ENT स्पेशलिस्ट। वो हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, आपके सवालात शामिल करते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, ENT सर्जन है, स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे मुख्तलिफ आपके जो सवालात हैं उन पर बात हो रही है, जवाबात आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। कॉलर उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, दौरान ब्रेक हमें ऑफर एक कॉल मौसूल हुई थी जिसमें हमारे कॉलर पूछ रहे थे कि साइनस की वजह से मुंह से बू आने और सर के दर्द को दूर करने में इलाज में क्या पेशरफ्त हुई, इसके हवाले से कुछ साइनस के हवाले से बात। जनाब, साइनस के इलाज के पेशरफ्त के बारे में बताऊं कि साइनसेस जो साइनस लोग पता है लोगों को ज़रा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ। साइनस गाल की हड्डियां जो नाक में खुलती हैं और खोखली हैं, इनको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। पेशानी की जो हड्डियां खोखली हैं वही बारीक से सुराख से नाक में खुलती हैं, तो उससे कहते हैं फ्रंटल साइनस। अच्छा, ये और भी ऐसे पॉकेट्स ऑफ हॉलो बोन्स हैं, खोखली हड्डियां हैं जो आंख और नाक के दरमियान में हैं, वो भी नाक में खुलती हैं। और बेस ऑफ द स्कल में खोपड़ी के बीचों बीच में भी हड्डी है जो नाक में आगे पीछे से खुलती है। अगर ये जो हड्डियां अंदर खोखली हैं, इनसे रेशा निकल रहा है, रेशा निकल के इन बारीक सुराखों से नाक से होता हुआ गले में जा रहा है। अगर इसमें थोड़ी रुकावट हो जाए या थोड़ा इन्फेक्शन हो जाए या नज़ले की वजह से बंद हो जाए तो फिर सर में शदीद दर्द होता है, जिस्म थका थका सा होता है, कंधों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द, काम करने को दिल ना करे, लो ग्रेड फीवर होने लगता है और बार बार गला साफ करना पड़ता है और फिर नाक से मुंह से बू आने लगती है। अच्छा, सर में शदीद बाज़ दर्द होता है। तो ये तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए पेशरफ के बारे में बताऊँ। पहले साइनसेस का जो इलाज होता था, नाक की हड्डी को सीधा किया और गाल के नीचे हड्डी में सुराख करते थे इतना बड़ा कि नाखून के अंगूठे के नाखून की तरह इतना बड़ा सुराख करके उससे अंदर से साइनस को साफ करते थे। अच्छा। इसमें बड़ा कट आता था, नश्तर लगता था, सूजन होती थी, मुंह थोड़ा इतना बड़ा मुंह हो जाता था। तो ये बड़ी तकलीफ दह सर्जरी थी और इसके नतायज भी इतने अच्छे नहीं थे। सही। फिर वो दोबारा रिकरेंस होता था।
अच्छा, अब इसको हमने ओवरकम किया है कि नाक में तीली रखते अच्छा हैं जैसे डॉक्टर साहब ओवरकम कैसे किया है ये मैं आपसे पूछती हूँ, कॉलर उनको ले लूँ वरना वो कॉल ड्रॉप हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन है, कहाँ से बात करेंगे? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरा नाक 4 मंथ से बंद है, बस कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से। अच्छा, कितने टाइम से? 4 मंथ हो गए पूरे। 4 मंथ से, ठीक है। और कुछ पूछेंगी? बस यही पूछना था। अच्छा देखिए, आपका जवाब दे रहा हूँ, इसमें ये भी बात आपकी भी शामिल कर लेता हूँ। मेरे जवाब में जो साइनसेस के बारे में बता रहा था कि नाक का बंद होना नाक की हड्डी तड़ी होने से बंद होता है, जो आपकी नाक बंद है, साथ में नाक का गोश बढ़ जाता है, जो आपको शायद होगा वो भी साथ में, और इसमें साइनसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह है कि पहले जो ऑपरेशन होते थे उसमें खाली नाक की हड्डी और गोश का कर देते थे, तो वो कामयाब नहीं होते थे, क्योंकि साइनस का सीक्रेशन आके वहाँ पर जमा हो जाता था, रुतूबत जो सख्त हो जाती थी नाक में आके गिरते में, क्योंकि डिले सीक्रेशन में रवानी कम हो जाती थी, तो उसकी वजह से मर्ज जाता नहीं था। तो इसके लिए जैसे मैं बता रहा था, बारीक सी तीली होती है ऊन की सलाई की तरह, आगे उसके लेंस लगे होते हैं मुख्तलिफ तरह के एंगल के, तो उससे हमें तिरछा नजर आता है। रखें यहाँ तो वो साइड में दिखाता है, तो ये एंगुलेटेड विजन, एंगुलर विजन जो हमें दे रहा है ना, इनडायरेक्ट विजन के कैमरे के रहनुमाई में, कैमरे के अंदर देखते हुए साइड में ऐसी जगहों को, दुश्वार गुजार जगहों को जहाँ पर हम वैसे नहीं देख सकते थे, उन बारीक सुराखों को हम बड़ा कर लेते हैं और उन साइनस के सुराखों को खोल लेते हैं बगैर नश्तर दिए हुए, काटे हुए। तो वो जो सूजन है, वो जो दर्द है, उससे बच जाते हैं। और कैमरे के ज़रिए उस सुराख को जब बड़ा करते हैं तो उस सुराख के मार्जिन्स को हम लेज़र लगा देते हैं। लेज़र मेरा जो लेज़र है, डायोड लेज़र, ये फाइबर पर डिलीवर्ड है कि ये दूर से निशाना नहीं लगाया जाता, जहाँ टच करते हैं वहीं पर ये काम करता है। तो उन बारीक सुराखों को खोलने के बाद, बड़ा करने के बाद उसको हम टच करते हैं। और इसमें एक मजीद पेशरफ्त हुई है। अच्छा। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी माशाल्लाह 1995 में मैंने शुरू की थी, और उसमें जैसे जैसे पेशरफ्त होती गई मैंने उसका साथ रखा, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे पास दुनिया की वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट, वो तमाम औजार, बमा लेज़र, एंडोस्कोप, माइक्रोडेब्राइजर, जो दुनिया में जो आता है मैं उससे हासिल करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग लेता हूँ। तो अब बैलून साइनोप्लास्टी फेस में शुरू हुई, यानी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जो कैमरे से की जाती है, उसमें लेज़र का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसके करने के जो बारीक सुराख है उसको हम बैलून से खोल देते हैं। जैसे एंजियोप्लास्टी में बंद नालियों को हार्ट की बैलून के जरिए खोल दिया जाता है। बड़े ऑपरेशन से बच गए, बाईपास के, इतने बड़े बाईपास सर्जरी से जब बच सकते हैं, तो इन बारीक साइनस के सुराख को खोलने के लिए हम बैलून से इसको खोल देते हैं। और जब स्ट्रेच कर देते हैं, सुराख खुला रहता है, तो मार्जिन को हम लेज़र कर देते हैं कैमरे के ज़ेरे निगाह। तो ये पेशरफ जो साइनस सर्जरी की हुई है, इट हैज़ गिवन एन एडवांटेज, और इनकलाब आ गया है साइनस। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो नाज़रीन, जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, यकीनन जो बीमारियां हैं उनका इलाज मौजूद है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएं तो खुद घर बैठे इलाज नहीं होगा। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ कराची से। जी इब्राहिम भाई, खुशामदीद कहती हूँ, क्या पूछेंगे? मैडम मुझे 2007 से मुझे निवाला अटकता है और निकलता, उतरता नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर वो निवाला, और 2 दिन पहले तो ऐसा हुआ था, रात के 10 बजे हुआ था, और दूसरे दिन रात को 1:30 बजे मेरा निवाला नीचे उतरा। अच्छा। और ना पानी जा सकता है, ना कोई चीज जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनसे कुछ पूछेंगे आप? आपके एक्सरे कभी हुए बेरियम सवाल? एक्सरे पहले मैंने वो कराया, पूरे वो कहते हैं ACR क्या करते हैं, वो क्या करवाया था। फिर कल परसों हम लियाकत में भी गए थे, वहाँ पे इन्होंने एक्सरे हो चुका है, क्या कहते हैं वो एंडोस्कोपी की है। ठीक है, ये कॉल ड्रॉप हो चुकी है। मैं चाहूंगी इब्राहिम भाई, अच्छा, अब ये जो बंद होने का ना, खाने का जरा सा बता दूं कि वो लोग जो पान खाते हैं, चालिया खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये चीज़ें उन लोगों ने बहुत देखी गई हैं। इसलिए इनको भी चाहिए कि अपने एंडोस्कोपी के ज़रिए अच्छा मुआयना करवाएं। बाज़ वक्त खून की कमी से भी ये रुकावट हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें चलने फिरने में चक्कर आते हैं, बहुत उनकी एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो भी वहाँ पर ऐंठन हो जाती है ग़िज़ा की नाली में, तो खाना फंसने लगता है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक जवाब रह गया था, मुल्तान से जो कॉलर थी, 26 साल की उम्र है, क्या इलाज मुमकिन है? अभी जुकाम का, एलर्जी का, से मुख्तसर जवाब क्योंकि वाइंड अप पे हैं। बिल्कुल जी, इलाज मुमकिन है और इसके लिए इनका एंडोस्कोप से मुआयना ज़रूरी है, सीटी स्कैन। और उनके लिए मैं कहूँ कि अगर वो कॉलर मुझे फ़ोन कर लें, बाद में मेरा नाम गूगल पे डालें डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। से भी कॉल करके आप नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल स्टूडियो से आपको नंबर मिल जाएगा डॉक्टर फसीउल्लाह मीर का, ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर लें और जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस है वो आप इनके साथ बात करें, ताकि आपको बता सकें क्या करना क्या नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फसीउल्लाह मीर फॉर कमिंग टू द शो। वक्त कम था लेकिन फिर भी हमने भी ट्राई टू रैप इट अप जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। नाज़रीन, एक छोटी सी बात उस पर अख्तिताम करूँगी आज के प्रोग्राम का। आज पूरे दिन हमने आगाज़ से अब तक बात की तवहम परस्ती के हवाले से मुख्तलिफ वहम हमारे जहनों पर होते हैं। ये वहम ना सिर्फ रूहानी तौर पर हमें चोट पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि अक्सर व बेशतर जिस्मानी तौर पर भी आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एक छोटा सा वहम जो शायद आपके सिर्फ बार बार हाथ धोने से शुरू हुआ था, इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आप फिर बार बार एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे होते हैं, उससे आप काउंसलिंग ले रहे होते हैं। तो आज से अपना मुआयना कीजिए, अपना एहतसाब कीजिए कि कहीं आप किसी ऐसे मामले में तो नहीं मुलव्वस हो रहे कि जो आगे जाकर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक दर्द, एक तकलीफ, एक मुसीबत, एक परेशानी की वजह बन सकता है। क्योंकि आप अपनी केयर खुद करते हैं, अपनी फैमिली की, अपनी माशरे की, अपनी नेशन की। आप खुद एक जिम्मेदार शहरी हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम, अगले इतवार। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक ज़रूर पहुँचाइएगा। सुबह बखैर @IYQTV.tv पर, और लेटर के लिए इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह बखैर D120 साइट कराची। अपना बहुत ख्याल रखें। इसरा खान को इजाज़त दें।